नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं सोचता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी दिनचर्या को व्यापक बन चुकेंगे। कोविड का प्रभाव कम हो रहा है, इसलिए आप सब लोग सजगता के साथ कार्य कर रहे होंगे। इसी दिशा में हम भी आपके साथ जुड़ रहे हैं, निरंतर कार्य कर रहे हैं और अपने कार्य को और नवीन गति देने का प्रयास भी कर रहे हैं। आज हम एक नवीन टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, सीए है और नागरिकता रजिस्ट्रार संबंधी एनआरसी वाला कानून है, वो सही है गलत है। जैसे ये दो कानून पारित किए गए थे, सीए एनआरसी, इसको लेकर पूरे देश में एक तरफ समर्थन हुआ, एक तरफ विरोध हुआ, तो समस्याएं आई बहुत सारी और अभी तक बनी हुई हैं। असमंजस की स्थिति है, सही है गलत है, तो हम इसका सने सने अध्ययन करेंगे और आपकी सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, एक आम व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। मैंने तो बार बार आपसे कहता हूं कि संविधान का मतलब है हर नागरिक को इसके लिए जानकार होना चाहिए। तो सीआरसीसी सीए और एनआरसी का अपोज भी देखते हैं, बहुत जगह हुआ। कैब कुछ नहीं है, कैब सीए का पहले बिल का रूप है जो बेसिकली है, तो पहले का सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, वो सीए क्या है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो गया। इसके बाद अपोज कई जगह देखने को मिलता है, कई जगह समर्थन भी देखने को मिलेगा। तो बीजेपी ने इसको समर्थन का कैंपेन भी चलाया था, वी सपोर्ट सीए एनआरसी एनपीआर। तो ये अब सही है गलत है क्या, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे चर्चा करते हैं कि बेसिकली सीए एनआरसी, ये सीए एनआरसी, इन पर पहले देखते हैं कि भाई सही है गलत है। इस दिशा में पहला तो ये सही है गलत है, इसके लिए हमें ऐतिहासिक निरंतरता को जानना जरूरी है। पहले तो नागरिकता को समझते हैं, नागरिकता है क्या। कहते हैं नागरिकता की हमारे संविधान के भाग सेकंड में अनुच्छेद 5 से 11 तक चर्चा है। नागरिकता की कहाँ पर चर्चा है? 5 से 11 अनुच्छेद में, भाग सेकंड में चर्चा है। इसमें पूरा प्रावधान किया गया है नागरिकता कैसे देनी है। मित्रों, जैसा कि जानते हैं कि नागरिकता संबंधी कानून 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, यानी कि हमारा संविधान लागू होने से पहले ही लागू हो गए थे। ये तो आपको ध्यान वैसे भी है। और नागरिकता की अवधारणा गणराज्य पर बल देती है। दो बातें भी आपके एग्जाम में बार बार छोटी छोटी पूछी जाती है, वो भी आपको ध्यान देना चाहिए। पहला तो नागरिकता की अवधारणा किस पर बल देती है? गणराज्य पर, लोकतंत्र पर नहीं, क्योंकि हमारा राष्ट्रपति प्रथम नागरिक भी होता है, तो ये नागरिकता पर बल देती है। दूसरा मैंने बताया कि ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, यानी कि संविधान लागू होने से पहले ही क्रियान्वयन हो गए थे। नागरिकता और निर्वाचन संबंधी कानून दोनों ऐसे थे जो 26 जनवरी 1950 से पहले लागू हो गए थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 11 की चर्चा करें तो अनुच्छेद 11 में प्रावधान दे रखा है कि संसद सामान्य बहुमत से नागरिकता संबंधी कानून बनाएगी, यानी कि नागरिकता संबंध कानून बनाने के लिए संसद का सामान्य बहुमत ही काफ़ी है। इसके लिए संविधान संशोधन या विशेष विधेयक लाने की जरूरत नहीं है, संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। नागरिकता संशोधन विधेयक तो आ सकता है, तो इसे संविधान संशोधन भी नहीं माना जाता। तो ये अनुच्छेद 11 में बेसिकली चर्चा दे रखी है। तो हमारे नागरिकता को लेकर विभिन्न कानून बने हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, 86, 2003। तो इसी दिशा में हमारे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया और उसमें सीए और एनआरसी को लागू कर दिया गया। पहले हम चर्चा करते हैं सीए की, तो ये तो हम डिलीट कर देते हैं। तो ये डिलीट करते हैं। अब सीए पर हम चर्चा करते हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर, नागरिकता संशोधन अधिनियम पर। सीए क्या है और इसकी पहले सबसे पहले हम पृष्ठभूमि देखते हैं। देखो, सीए एनआरसी को समझने से पहले हमें इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना होगा। आप जानते हैं कि भारत विविधता से भरा देश है और हर दल की, सरकार की एक आइडियोलॉजी भी रहती है। कांग्रेस सरकार सबको साथ लेकर चलती थी, साथ में भारतीयता का भी ध्यान रखा इसमें गया है। साथ में जहाँ तक बीजेपी की विचारधारा है, तो बीजेपी नागरिकता को कठोरता लाना चाहती है, ये उसकी विचारधारा में ही निहित है। वो चाहती है कि नागरिक आसानी से कोई ना बने। बीजेपी वाले कहते भी हैं भारत कोई धर्मशाला नहीं है, कोई भी आ जाता है।
यहाँ पर एक विशेष व्यक्ति रहना चाहिए, जो यहाँ का नागरिक है वही रहना चाहिए, इसलिए थोड़ा कठोर रुख अपनाने की रखती है। तो बीजेपी की जब पहले एनडीए की सरकार बनी थी 1998 से 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, उस समय गृह मंत्री एल के अडवाणी जी थे, लाल कृष्ण अडवाणी जी थे। तो उस समय वास्तव में नागरिकता गृह मंत्रालय से जुड़ा रहता है, नागरिकता रजिस्ट्रार भी उसी के अंडर में रहता है, तो नागरिकता का मुद्दा गृह मंत्रालय से संबंधित है। तो अडवाणी जी हेड थे। तो उस समय बहुत सारे 1998 से 2004 के बीच में कानून पारित किए गए थे पहली एनडीए सरकार में। थोड़ा सा उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उन पर चर्चा करेंगे तो हमें आसानी से ये भी उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ आ जाएगा कि बीजेपी चाहती क्या है, कि बीजेपी के विचारों में पहले से निहित है तो वो काम है। सबसे पहले तो उन्होंने एक पासपोर्ट अधिनियम पारित किया था 2000। इसमें इन्होंने साफ व्यवस्था की थी कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास पासपोर्ट नहीं है और विदेशी हैं, उन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं है। तो इसमें दंड का भी प्रावधान किया गया था, 5 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान किया था। पहले 3 माह की थी, उसको बढ़ाकर 5 वर्ष दंड तक कर दिया था। यानी कि कठोरता लाई थी कि आसानी से कोई भारत में नहीं रहेगा। तो बीजेपी के ये नियम भी रहते हैं। फिर 2003 में हम देखते हैं कि इन्होंने फिर सीए को पारित किया, सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2003। ये 2004 में लागू हुआ, तो इसको 2004 भी बोल देते हैं। इसमें भी बेसिकली इन्होंने प्रावधान किया कि आसानी से भारत में रहना आसान नहीं है। अवैध प्रवासी की परिभाषा में बदला था, इसमें बदलाव किया था कि अवैध प्रवासी कौन है, इसको थोड़ा डिफाइन करने का प्रयास किया था। इसमें कहा गया था यदि कोई भारत में अवैध रूप से रह रहेगा तो उसको दंडनीय है, वो दंड करने के योग्य है। साथ में ये भी कहा गया कि अवैध प्रवासी के बच्चे भारत में नागरिक नहीं बनेंगे। पहले तो 1950 से लेकर 27 तक नियम था, 87 तक, कि माता पिता में से एक भी भारतीय हैं तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो इसमें साफ कहा गया कि यदि माता पिता में से एक नागरिक है और अगर एक अवैध प्रवासी है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। अवैध प्रवासी नहीं होने चाहिए, इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। ये कठोरता के साथ प्रावधान किया गया कि अवैध प्रवासी के बच्चे, चाहे उनका एक माता पिता में से चाहे वैध नागरिक क्यों ना हो, उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये प्रावधान कहीं ना कहीं 2003 वाले जो कानून है उसमें किया गया है। कानून 2004 में लागू हुआ था। तो इस तरीके से इन्होंने ये व्यवस्था पहले से ही कर दी थी। फिर बेसिकली और इसी एक्ट में इन्होंने एनपीआर, एनआरसी, इनकी भी चर्चा की थी। तो कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि इसकी 2003 में ही बन गई थी। इन सब मुद्दों पर बीजेपी अपनी रणनीति में पहले ले आई थी कि भाई हमें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाना है, नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप एक्ट पारित करना है, पूरे नागरिकों का रजिस्ट्रेशन करना है। और ये बात गलत भी नहीं है, हर राष्ट्र चाहता है कि अपने नागरिकों की एक सूची बनाए। उसके बहुत सारे प्लस माइनस पॉइंट भी रहते हैं। प्लस ये रहते हैं कि आसानी से हमें कोई भी सुविधा आसानी से मिल जाती है, सबका रिकॉर्ड रहता है, तो परेशानी भी नहीं आती है। लेकिन परेशानी यह है कि भारत विविधता से बड़ा देश है और यहाँ पर भाई 47 में विभाजन भी हुआ है, उसके बाद आना जाना लगा रहा है, पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध भी मधुर रहे हैं। नेपाल, भूटान तो आज तक आईएएस आईपीएस की परीक्षा छोड़कर सारी परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। अब ऐसे देश में नागरिकता का निर्धारण करना और जटिल हो जाएगा। बांग्लादेश से बहुत सारे प्रवासी आए हैं, श्रीलंका से भी प्रवासी आए हैं और पाकिस्तान से भी 47 के समय बहुत सारे आए हैं। तो अब कौन क्या, ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अगर इसमें टिपिकल रूल अपनाते हैं तो करोड़ों की संख्या में, फिर 1 अरब 34 करोड़ का देश है, तो बहुत ज़्यादा अव्यवस्था भी हो सकती है। तो इसलिए ये नियम बीजेपी ने तभी बना दिए थे कि अवैध प्रवासी जो होंगे वो कठोरता नियम उनमें लागू होगा और एनआरसी और एनपीआर लागू करेंगे। ये बात भी 2004 के फॉरेनर्स एक्ट भी पारित किया गया था। फॉरेनर्स एक्ट एक 2004 में फॉरेनर्स एक्ट ये भी पारित किया गया था। इसमें भी सिंपल कहा गया था कि अगर किसी भी अवैध प्रवासी को कोई सहायता करता है तो वो भी दंडनीय माना जाएगा। तो इसमें इसकी सज़ा 8 वर्ष तक कर दी थी। यानी कि अवैध प्रवासी है, उसकी कोई सहायता करता है, उसको गलत तरीके से सिटीजनशिप दिलाने का प्रयास करता है, तो उसकी सज़ा 8 वर्ष तक हो सकती है। तो ये सारे नियम पहले से ही लागू एनडीए सरकार ने कर दिए थे। इसी को आगे बढ़ाने का प्रयास वर्तमान बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार, मोदी सरकार कर रही है। उनको ये था कि दोबारा जब भी आएंगे तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए बीजेपी ने
2014 में अपने घोषणा पत्र में, फिर 2009 के घोषणा पत्र में कहा था कि हम एनआरसी लेके आएंगे और एनपीआर लागू करेंगे, सीए लेकर आएंगे। तो ये उसके पहले से मुद्दे हैं अपने नागरिकता का आधार मजबूत करने के लिए। इसी दिशा में ये सीए एनआरसी एक्ट बेसिकली बीजेपी सरकार 2019 में लेकर आई है। अब हम चर्चा करते हैं सीए की पृष्ठभूमि जो है कि बेसिकली इसमें और क्या क्या प्रावधान किए गए। तो क्या प्रावधान है सीए में, ये तो मैंने बता दिया कि सीए 2019 में लाया गया। इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए हैं वो भी हमें पता रहना चाहिए। इसमें बेसिकली प्रावधान किया गया कि 6 धर्मों के लोग, 6 धर्मों के लोग। अब 6 धर्म में कौन कौन से हैं? मेनली हिंदू धर्म और भारतीय भूमि पर उपजे धर्म, यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, और पारसी। ये 6 धर्म हैं। इन 6 धर्मों के लोग यदि 3 देशों से संबंधित हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और ये धार्मिक उत्पीड़न के कारण अगर भारत में आए हैं, किसके कारण आए हैं? धार्मिक उत्पीड़न के कारण। वहाँ उनका उत्पीड़न हुआ है धर्म के आधार पर, तो वो भारत में शरण के रूप में आए हैं, तो उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, उन्हें नागरिकता दी जा सकती है या दी जाएगी। इसके लिए एक डेट भी उन्होंने निर्धारित कर दी थी, 31 दिसंबर 2014। तो इससे पहले आ जाने चाहिए, ये सिंपल है, 31 दिसंबर 2014। और इनके रहने के लिए बस 6 वर्ष, सिंपल हमारे यहाँ नेचुरलाइजेशन के आधार पर नागरिकता देते समय नियम है कि लगातार 12 वर्ष तक कोई रहा है तो उसको देशीयकरण के आधार पर नागरिकता दी जाती है। इनके मामले में वो अवधि भी 6 वर्ष कर दी, यानी कि अगर ये 6 वर्ष तक 8 में आ गए, 14 तक 6 वर्ष हो गए, तो बेसिकली इसके लिए अवधि क्या है इनकी? 6 वर्ष की है। तो बेसिकली उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अब इसको लेकर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। विरोध इसलिए हुआ कि नॉर्थ ईस्ट में भी हुआ, भारत के अन्य भागों में हुआ। इसका होने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि कहीं ना कहीं इसमें ध्रुवीकरण का आरोप विपक्ष लगाता रहा है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से बीजेपी हिंदू मुसलमान में ध्रुवीकरण कराना चाहती है। वास्तव में देखा जाए तो हमारे यहाँ राजनीति धर्म जाति पर ही आधारित रही है। कुछ दल हैं, सपा बसपा, ये जो राजनीति, ये जातिगत आधार पर पहले राजनीति करते रहे हैं। ओबीसी, एससी, एससी का आरक्षण, फिर ओबीसी का आरक्षण 90 में भी देखें तो हमारे यहाँ बहुत हंगामा हुआ था। और बीजेपी हिंदूवाद, बीजेपी और मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां ये धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करना चाहती, क्योंकि उनको राजनीतिक लाभ मिलता है। राजनीति करना चाहते हैं तो राजनीति में कहीं ना कहीं इन दलों को उद्देश्य वोट बैंक प्राप्त करना ही रहता है। तो इसलिए बेसिकली इन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसा विपक्ष ने आरोप लगाया। कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें कुछ सत्य का अंश भी हो, तो सत्य का अंश हो भी सकता है। कहीं ना कहीं दलों में स्वार्थ की भावना तो रहती ही है। तो इसके बाद कहीं ना कहीं इसको लेकर बहुत ज़्यादा अपोज हुआ। पहले इसे कैब के रूप में 2016 में बुलाया गया था, लेकिन 2019 तक वो राज्यसभा में पारित नहीं हुआ था, तो इसको फिर बाद में 2019 में पुनः पारित किया गया, तो बेसिकली लागू भी किया गया। तो 31 दिसंबर 2014 तक कहा गया कि इसमें ये है। इसलिए कहा भी सुभाष कश्यप जैसे विद्वानों ने कि हमें ये 6 धर्मों के स्थान पर अगर लिख दें कि अल्पसंख्यक, पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक धार्मिक लोग, तो समस्या का निदान हो जाएगा। लेकिन बीजेपी ये लिखना नहीं चाहती है। बीजेपी कहती है हम तो इनका नाम ही लिखेंगे संविधान के अंदर। हालांकि चाहें तो ये प्रावधान किया जा सकता है कि एक्ट के अंदर तो अल्पसंख्यक लिख दें, बाद में रूल्स बनते हैं, रूल्स में इन धर्मों का नाम लिख दें, लेकिन बीजेपी कहती है हम तो एक्ट में ही नाम लिखेंगे। अब सुभाष कश्यप जी ने कहा भी था, जो जेपीसी बनी थी, संयुक्त संसदीय समिति कैब को लेकर 1916 में, 2016 में जो बनी थी जेपीसी, इसको लेकर, सीए को लेकर या सीएबी को लेकर, तो उसमें सुभाष कश्यप जी ने कहा भी था कि भाई इसमें धार्मिक अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग कर दो तो ये समस्या का ही निदान हो जाएगा। लेकिन
बीजेपी नहीं मानी, इसको लेकर फिर विरोध भी तेज हुआ। विरोध पूरे भारत में हुआ। एक तरफ मुसलमानों ने कहा कि न कहीं हम भी तो पीड़ित हो सकते हैं, एक तो ये विरोध। फिर नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा विरोध हुआ। अब नॉर्थ ईस्ट में क्यों विरोध हुआ उस पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में क्यों विरोध हुआ। नॉर्थ ईस्ट में विरोध को जानने के लिए हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट की राजनीति को समझना पड़ेगा। आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की अपनी एक कल्चर है, लेकिन वहाँ लगातार विदेशियों के आगमन से उनकी संस्कृति बाधित हुई है। अब उनकी संस्कृति बाधित हुई है तो उन्होंने विदेशियों का, भारी लोगों का विरोध किया है। अंग्रेजी शासन काल से ही वहाँ विरोध होता रहा है। बिरसा मुंडा विद्रोह हो, चाहे कोल विद्रोह हो का विद्रोह हो, मिजो विद्रोह हो, तो वो उनका विद्रोह मेनली अपनी संस्कृति पर आक्षेप भी समझते थे। लेकिन जैसे ही ये सारा विदेशियों का आगमन रहा तो उन्होंने तभी से विरोध करना शुरू कर दिया था। तो बेसिकली इसको लेकर राजीव गांधी जी के समय एक समझौता भी हुआ था, उन्होंने तब भी विरोध किया था। यानी कि हम इतिहास में उठा के देखें तो 1985 से पहले भी वो विरोध करते रहे हैं। तो वो बोलते रहे हैं कि विदेशी बांग्लादेश से और बाकी पड़ोसी देशी से लोग नागरिक आते रहे, अवैध प्रवासी, और वो हमारी संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर विदेशियों का आगमन इतना अधिक नहीं हो, इसलिए वहाँ की जनता आम पहले से ही विरोध कर रही थी। तो बेसिक रीज़न है कि 1985 में राजीव गांधी जी के साथ असम के लोगों का समझौता हुआ था। असम के साथ समझौता किया था राजीव गांधी जी ने कि अगर कोई 1971 के बाद प्रवासी आया है तो उसे वापस भेजा जाएगा। 1971 के बाद कोई प्रवासी आया है उसे वापस भेजा जाएगा। लेकिन सीए के एक्ट में क्या है, अगर 2014 तक भी कोई आया है तो वो वैध नागरिक होगा। अब वो कह रहे हैं तो वैध बना देंगे। एक तरफ तो हमारे साथ 1985 में आपने समझौता किया था कि इनको बाहर ले जाएंगे, अब सीए के थ्रू आप एंट्री कर रहे हैं, इसलिए असम में इसका ज़्यादा विरोध हुआ है। असम में और नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर है तो विरोध हुआ। तो बीजेपी ने इसका सामना करने के लिए एक कोशिश क्या की है, तो वो आपको धीरे धीरे समझना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में, पूरा नॉर्थ ईस्ट की स्ट्रक्चर को ही समझना होगा। नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम में तो ज़्यादा समस्या नहीं है, बाकी मणिपुर, अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो बांग्लादेश के साथ सटे हुए राज्य हैं, असम, तो यहाँ पर समस्या ज़्यादा पैदा हुई है। इसके समाधान के लिए बीजेपी ने कुछ कदम भी उठाए। उसने साफ साफ फिर प्रावधान किया कि ये जो सीएए का एक्ट है वो 6ठी अनुसूची और जहाँ इंटर बॉर्डर वाला जो रूल लागू होता है वहाँ पर ये लागू नहीं होगा। एक तो 6ठी अनुसूची पर लागू नहीं होगा सीए, जहाँ जहाँ 6ठी अनुसूची लागू होती है वहाँ पर कोई भी अगर रह रहा है, इन 6 धर्मों का व्यक्ति रह रहा है, प्रवासी है और उसके पास अवैध प्रवासी है तो उसे अवैध ही माना जाएगा। उसे वैध बनना है तो उसे उस क्षेत्र से बाहर आना होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उसे बाहर होने के लिए बोल दिया गया कि इसके बाद उसे बाहर आना ही पड़ेगा, वैसे उसका काम नहीं चलेगा। दूसरा, एक तो 6ठी अनुसूची वाला प्रावधान किया गया नॉर्थ ईस्ट में बचने के लिए कि 6ठी अनुसूची पर ये लागू नहीं होगा। सीए कहाँ लागू नहीं होगा? 6ठी अनुसूची पर। सीए कहाँ लागू नहीं होगा? 6ठी अनुसूची। आप जानते हैं 6ठी अनुसूची संविधान में हमारे यहाँ 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले मूलतः तो 8 थी, आज 12 हो गई हैं। 6ठी अनुसूची किन राज्यों में लागू होता है? अम्य मित्रित है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ये मेनली 4 राज्यों पर लागू होती है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। अब लेकिन यहाँ पर समस्या, एक तो ये प्रावधान किया गया, अब इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि असम के अंदर जो क्षेत्र है, असम का केवल 30% क्षेत्र ही 6ठी अनुसूची में आता है, 70% क्षेत्र इससे बाहर है। अब यानी कि 70% में तो लागू होगा सीए का नियम, इसलिए असम में ज़्यादा विरोध दिखाई दे रहा है। दूसरा, त्रिपुरा का भी कुछ क्षेत्र क्या है, इसका भी करीब करीब 80-90% तो 6ठी अनुसूची में आता है, 20% ये भी 6ठी अनुसूची में नहीं आता, यहाँ पर भी ज़्यादा विरोध दिखाई देता है। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट ने एक
नियम जो पहले से लागू है उसका भी सहारा लिया, जिसे बेसिकली नाम भी दिया गया ILP, इनर लैंड परमिट। इनर लैंड परमिट ये भी इसमें कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जहां इनर लैंड परमिट लेना पड़ता है, यानी कि जहां प्रवेश लेने के लिए परमिट लेना पड़ता है, आपको पता है जनजातीय सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए वहां मुक्त आवागमन अलाउड नहीं है, कि हमें उन क्षेत्रों में जाने से पहले उस सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, तभी वहाँ जाया जा सकता है, नहीं था नहीं। तो बहुत सारे ILP वाले वहाँ क्षेत्र हैं, तो ILP वाले क्षेत्रों में भी ये लागू नहीं होगा। अब बीजेपी ने अधिकांश राज्यों में, जैसे अरुणाचल है, मेघालय है, वहाँ जहाँ जहाँ ये छठी अनुसूची लागू नहीं होती वहाँ ILP लागू कर दिया, लेकिन असम का क्षेत्र अभी भी बच गया, इसलिए वहाँ पर विरोध ज़्यादा है। तो ये मेनली बीजेपी ने कुछ हल भी ढूंढा, बीजेपी सरकार ने, मोदी जी सरकार ने, लेकिन हल पूरा निकला नहीं, इसलिए CAA अभी भी दुविधा की स्थिति में है कि भाई इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। विरोध वाली स्थिति अभी बनी हुई है। बाकी मुसलमान लोग पूरे भारत में कह रहे हैं कि भाई हमें तो कहीं ना कहीं इसमें व्यवस्था ही नहीं है, तो हमारा तो भाई हम भी तो अवैध प्रवास के रूप में आ सकते हैं, हमारे तो चर्चा ही नहीं है। भाई बांग्लादेश जब पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था पहले बांग्लादेश, तो वहाँ शिया सुन्नी को लेकर या हिंदू मुसलमान, बिहारी मुसलमान को लेकर उनको भी तो बाहर किया गया, बिहारी मुसलमान विशेषकर। तो भाई अब वो बिहारी मुसलमान के बारे में तो प्रावधान ही नहीं है। तो इसको लेकर फिर क्या है, एक शंका भरी निगाहों से देखकर विपक्षी लोगों ने इसका विरोध किया। बाकी बीजेपी इसको लागू करना चाहती है CAA को, ताकि विशेषकर ये धार्मिक उत्पीड़न वाले लोग हैं उनको सुरक्षा मिल सके, क्योंकि बीजेपी हिंदू संस्कृति पर आधारित, तो वो चाहती है जहाँ भी हिंदू रह रहे हैं, तो भाई पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, अफगानिस्तान से आए और भारत में रह रहे हैं, तो उन पर अवैध प्रवासी वाला केस ना लगाया जाए, उससे उनको मुक्त कर दिया जाए और कहीं ना कहीं इनको नागरिकता दे दी जाए। अब ये एक्ट भी लागू हो गया है और इसको तहत कहीं भी अनेक जगह स्थानों पर धीरे धीरे हिंदुओं को नागरिकता भी दी जा रही है। राजस्थान में भी कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार से नागरिकता दी गई है, जो अवैध हिंदू लोग रह रहे थे यहाँ, ये व्यवस्था की गई। साथ में इसमें एक्ट में प्रावधान भी किया गया है कि उन पर अवैध प्रवासी वाला कोई केस चल रहा हो तो वो समाप्त माना जाएगा। भाई जब नागरिकता ही देनी है तो केस क्यों लगाया जाएगा। तो इस तरीके से बीजेपी ने कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति के संरक्षण के लिए ये बेसिकली एक्ट लाया गया, और लेकिन इसको लेकर विरोध भी नॉर्थ ईस्ट में विशेषकर हो रहा है संस्कृति को लेकर। तो अब ये शंका दूर करना सरकार का काम है। जहाँ समस्याएं हैं उनका मिल बैठकर लोकतांत्रिक तरीके से समाधान हो तो समस्याओं का निदान भी आसानी से हो जाएगा। मैं जहाँ तक मानता हूँ इसमें विरोध ज़्यादा नहीं होगा। अब आगे हम चर्चा करते हैं अगले पर, भाई CAA कब लागू होगा, कि बेसिकली ये भी मैं आपको बता देता हूँ भाई कब लागू हुआ। तो दोबारा से आप एक बार सुन लीजिए। CAA 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित हुआ, 11 दिसंबर को राज्यसभा में और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गए, और गृह मंत्रालय ने 10 जनवरी 2020 से इसको लागू मान लिया है। तो कब से लागू मान लिया, 10 जनवरी 2020 से। अब इसमें क्या समस्याएं क्या हैं वो भी हम चर्चा कर देते हैं। 10 जनवरी 2020 से लागू मान लिया, गृह मंत्रालय लागू कर दिया एक तरीके से, लेकिन क्या ये वास्तव में लागू हुआ है नहीं हुआ है, अब इसको लेकर अभी शंकाएं बरकरार हैं। शंकाएं क्यों बरकरार हैं, कहते हैं कि इसमें कानून कह तो दिया लागू हो गया, लेकिन अभी इसके रूल्स नहीं बनाए हैं, और जब तक रूल्स नहीं बनते हैं तब तक इसको वास्तविक व्यवहारिक रूप से लागू नहीं माना जा सकता। अब ये रूल्स बनाए क्यों नहीं है, अब इसको लेकर दो मत हैं। बीजेपी केंद्र सरकार तो ये कहती है कोविड के कारण नहीं बने हैं, कोविड आ गया, कोविड के कारण देर हो गई, लेकिन वास्तव में कुछ राजनीतिक कारण भी दिखाई देते हैं। राजनीतिक कारण ये है कि अप्रैल 2021 में असम में चुनाव है, और असम में मैंने कहा CAA का विरोध हुआ है। अब विरोध हुआ है तो इसलिए इसको वहाँ इसलिए लागू नहीं किया गया कि वहाँ पहले बीजेपी की सरकार है, कि दोबारा फिर कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी का विरोध बढ़ जाए और वहाँ वोटिंग बहुत कम हो और बीजेपी की सरकार चली जाए या बीजेपी की बहुत बड़ी हार हो जाए। तो इस कारण से इसको अभी रोक रखा है, रूल्स अभी नहीं बनाए हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसमें तनाव नहीं लेना है। अब ये छोटी छोटी बातें जब आपको सारी क्लियर हो जाएंगी तो आपको इसमें
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये सारा क्या लागू हुआ, कैसे हुआ। सीए की पहले पृष्ठभूमि कहीं न कहीं पहली एनडीए गवर्नमेंट ने बना दी थी, फिर 2016 में से कैब के रूप में लाया गया था। तब उसमें बेसिकली क्या प्रावधान किया गया था कि 6 धर्म के लोग अगर उत्पीड़ित हैं 3 पड़ोसी देशों में, कहाँ-कहाँ पर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, और वो भारत में शरण लेने के इरादे से आए हैं, तो उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। उसमें कौन कौन से धर्म हैं? हिंदू हैं, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी। इस धर्म के लोग हैं, पड़ोसी देशों से, 3 देशों से भारत में शरण लेने के लिए उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन शर्त यह 31 दिसंबर 2014 तक आ जाने चाहिए और तब तक उन्हें 6 वर्ष भी हो जाने चाहिए। साथ में उनके बच्चों को भी कहा उनकी भाई कब से नागरिकता स्टार्ट मानी जाएगी, जिस दिन उन्होंने प्रवेश किया, ताकि उनके बच्चों को दिक्कत न आए, भाई उन्हें भी अवैध प्रवासी न माना जाए। तो ये सारे पूरे प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए उद्देश्यकरण की अवधि भी 12 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी? 6। यानी कि कोई 2008 में प्रवेश कर गया तो 2014 तक क्या हो गया? 6 वर्ष हो गए उसके। और 2012 में किया है तो 19 तक तो भी हो गए, 2014 में किया है तो भी 6 वर्ष 20 तक हो गए, तो वैलिड है। इसलिए इसकी अवधि घटाकर कितनी की है? 6 वर्ष। यानी कि 31 दिसंबर 2014 को किसी ने मान लीजिए एंट्री की, तो 31 दिसंबर 2020 को क्या है? 6 वर्ष कंप्लीट, तो वो नागरिकता के वैलिड है। तो ये पूरा व्यवस्था की गई है केंद्र सरकार द्वारा। तो इसमें मेनली उद्देश्य कहीं ना कहीं कि जो हिंदू उत्पीड़ित हैं इधर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान, उनको भारत में शरण देना, उन्हें नागरिकता देना, इसका मेन उद्देश्य है। वो बीजेपी की संस्कृति रही है, वो कहीं ना कहीं मानती है कि भारत सबसे बड़ा हिंदू देश है, हिंदुओं की स्थली है, इसलिए हिंदुओं को सबको इससे जोड़ना चाहिए और पूरे भारत विश्व में हिंदूवाद का जो अलग है वो जगाना चाहिए। अब इसमें राजनीतिक लाभ भी होते हैं, हर पार्टी और दल अपना राजनीतिक लाभ भी चाहती है। और अगर इसमें इतना ज़्यादा अल्पसंख्यक सब जोड़ देते तो समस्या नहीं रहती, लेकिन राजनीतिक कारणों से मानो या कहीं ना कहीं उसका भय भी मानो, बीजेपी वालों में भय भी है कि अगर इसको रूल्स में रखेंगे तो आसानी से दूसरी सरकार बदल देगी। कुछ भी कारण है, लेकिन वो भी उस एक्ट में मूल में प्रावधान है। अब अगला हम चर्चा करते हैं एनआरसी पर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप पर। तो ये भी हम देखते हैं कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, एनआरसी। एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। अब इसको समझने के लिए थोड़ा एनपीआर भी समझ आना चाहिए, रख दो। तो एनपीआर भी समझ आना चाहिए। तो एनपीआर पहले समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एनपीआर और एनआरसी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब इसमें आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, मैं धीरे धीरे आपको शांति से बताऊंगा। आप बार बार देखेंगे तो आपको कुछ समझ आएगा, एकदम तो बहुत दिक्कत आती है कि एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। पहले हम पॉपुलेशन वाली बात करने, जो जो है बेसिकल रजिस्ट्रेशन जो होता है जनसंख्या वाला राष्ट्रीय, वो जनगणना के समय होता है, जनगणना के माध्यम से होता है। जनगणना के समय जो बेसिकली पहली बार हमारे से बायोडाटा लिया जाता है, घर में कितने सदस्य हैं, कब से रह रहे हैं, कब तक रहेंगे, तो कोई बाहर का व्यक्ति है तो कब तक रहेगा, पूरी वो जानकारी एनपीआर में रहती है। वही जानकारी कहीं ना कहीं एनआरसी का भी आधार रहती है। तो बीजेपी ने कहा कि हम एनआरसी भी लागू करेंगे पूरे देश में, ये इसको भी लागू किया जाएगा, एनआरसी रजिस्टर किया जाएगा। तो करना भी चाहिए, उससे लाभ भी होता है, लेकिन साथ में सुरक्षा वाला भय भी रहता है, तो वो समस्या भी कहीं ना कहीं बनी रहती है। तो इसमें क्या व्यवस्था है वो आपको ध्यान में रखना है कि बेसिकली एनआरसी ओपन नहीं होती है। जब एनपीआर होता है, एनपीआर के माध्यम से ही एनआरसी की जाती है। ये ओपन काम नहीं होता है एनआरसी का, बहुत ही इंटरनल काम होता है, सिक्योरिटी वाला काम होता है, जिससे शंका होती है जिस पर उसी से पूछा जाता है कि भाई हर किसी का नहीं होता। अब लेकिन इसको विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं कहता है इसमें पासपोर्ट ही माना नहीं जाएगा, कोई कहता है इसमें आईडी नहीं मानी जाएगी, इतना पुराना माना जाएगा। तो भय ज़्यादा है, आशंका ज़्यादा है, कहीं ना कहीं
झूठी अफवाहें ज़्यादा है, इससे इंसान डरा हुआ भी है। तो हालांकि उसको लेकर काफ़ी बाधाएं बनी हुई हैं एनआरसी को लेकर। अब भय क्यों है? भय बना हुआ है विशेषकर अल्पसंख्यकों में, भाई हिंदूवादी कठोर नीति अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं इससे समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो इसलिए एनआरसी का विरोध भी हो रहा है और कहीं ना कहीं पारदर्शिता भी नहीं है। सरकार ने स्पष्टता भी नहीं की, लाएंगे तो कैसे लाएंगे, ये आईडी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो स्पष्टता भी नहीं है। ये भी एक समस्या कहीं ना कहीं घर कर दी है। तो भाई कैसे है? जब एनपीआर होता है तो एनपीआर के बाद अगर किसी भी शंका होती है तो फिर उसकी जांच कर ली जाती है, तो उसको पूरा रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया जाता है। तो एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप एक्ट के तहत पूरे नागरिकों का रजिस्ट्रेशन करने की बात की गई है। तो पूरे नागरिकों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ताकि उनका डाटा सुरक्षित रह सके और पूरे नागरिकों की लिस्ट, ताकि अवैध प्रवासी ना आए, इस तरीके की व्यवस्था की गई है। अब ये एनपीआर में पूरा क्या क्या रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे कैसे बनता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसमें बेसिकली एक नेशनल रजिस्ट्रार तो होता ही है। सबसे पहले एक लोकल रजिस्ट्रेशन करने वाला होता है, फिर एक सब डिविजनल रजिस्ट्रेशन करने वाला होता है, फिर एक डिविजनल रजिस्ट्रेशन करने वाला होता है, फिर एक स्टेट रजिस्ट्रार होता है, फिर एक नेशनल होता है। अब जब ये जनगणना की जाती है, जनगणना यहाँ से स्टार्ट होती है, लोकल वाला ही करता है सारा। वो अपने एसडीएम टाइप को दे देता है, एसडीएम ही कहीं ना कहीं एसडीआर होता है, सब डिविजनल रजिस्ट्रार होता है, फिर जिला कलेक्टर होता है, वो डिस्ट्रिक्ट वाला होता है, फिर स्टेट लेवल पर एक अधिकारी होता है, फिर एक सेंट्रल में होम मिनिस्टर के अंडर में होता है। जब एनपीआर होती है तो ये लोकल वाला क्या है, अगर मान लीजिए उसको शंका लगती है किसी नागरिक पर, भाई अवैध है, क्योंकि वो पूरा जानकार होता है, ग्राम सेवक या पटवारी को नियुक्त किया जाता है इसमें, तो तब वो उस पर एस लिख देता है, शंका। और फिर जिस पर शंका होती है फिर उसी पर कार्रवाई की जाती है, उससे पूछा जाता है भाई डॉक्यूमेंट्स लाओ। हर किसी से नहीं पूछा जाता है इसमें, ये नियम है। लेकिन वो भय होने के कारण चारों तरफ इसमें समस्याएं कहीं ना कहीं पैदा हो जाती। दूसरा कारण क्या है कि सरकार से जब पूछा गया कि भाई एनपीआर और एनआरसी में कोई डायरेक्ट संबंध है, सीए और एनआरसी में संबंध है, तो सरकार सीधे कह देती है कोई संबंध नहीं। पक्षी कहते हैं नहीं, बिल्कुल संबंध है, कि भाई दोनों में संबंध है या नहीं है। एनपीआर एनआरसी में तो केंद्र सरकार तो मना कर देती है, दोनों में कोई संबंध नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। लेकिन वास्तव में पक्षी बोलते हैं संबंध है, और संबंध है क्योंकि एनपीआर का ही आधार क्या है, एनआरसी है। एनपीआर के आधार पर ही एनआरसी होगा, इसलिए दोनों जुड़े हुए हैं। तो विपक्षियों की बात तो सही है कि कहीं ना कहीं एनआरसी एनपीआर की पॉलिसी का बेस है, एनपीआर की पॉलिसी ही एनआरसी का बेस बनेगी, और दोनों दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इस तरीके से शंका करने पर सारी कार्रवाई की जाएगी। अब इस एक्ट में सबसे बड़ी कमी है कि डॉक्यूमेंट्स कौन सा वेरीफाई है, कौन सा नहीं है, ये केंद्र सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए था। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दादा परदादा के पास कोई संपत्ति है, आपको बहुत प्राचीन काल से बने हुए हैं, आपके पास पुराना घर है, कहीं ना कहीं दादा ने भी कभी खरीदा था तो नाम है, पिताजी के नाम है, और आपका वोटर आईडी में नाम है, आपने कभी वोट दिया था, या वोटर लिस्ट में पुराना नाम है माता पिता का, तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं हो। ये वास्तव में वो है, कुछ लोग इलीगल तरीके से आ जाते हैं, उन्हीं की कार्रवाई के लिए बना है। लेकिन अब कहते हैं अफवाहों का दौर, शंका का दौर, कहीं ना कहीं सरकार की कमियां भी, सरकार भी प्रचार प्रसार नहीं करती है और शंका पैदा कर देती है। और दूसरा क्या है कि समझाने वाला भी कोई समझाता नहीं है, इसलिए शंकाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए एनआरसी को लेकर शंकाएं ज़्यादा बन गई हैं, और कुछ इसमें रूल्स वगैरह नहीं बने, तो अस्पष्टता भी कहीं ना कहीं बनी हुई है, पारदर्शिता का अभाव होने के कारण कि क्या प्रमाण पत्र चाहिए, प्रमाण पत्र की जांच कौन करेगा। तो इसलिए एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लेकर भयग्रसित नहीं होना चाहिए, और दूसरा केंद्र सरकार को इसमें स्पष्टता लानी चाहिए। अब हम मोटा मोटा दोनों पर ही चर्चा करते हैं कि एनआरसी के बारे में तो मैंने बता दिया कि इसमें सबसे पहले तो क्या है कि स्पष्टता, पारदर्शी। दूसरा सिक्योरिटी भी, भाई आपके डेटा चोरी नहीं होंगे, आपके पर्सनल डेटा हैं वो चोरी नहीं होंगे। एनआरसी के तहत भाई डेटा भी सिक्योर किए जाएंगे एनपीआर में, फिर पूरे एनआरसी में, तो डेटा के चोरी होने का भय भी रहता है। अभी भी अब कई बार क्या है कि हैकर्स
सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। आप कंप्यूटर पर रखिए, आजकल हैकर वाला सिस्टम बहुत मजबूत है। बीच में रक्षा मंत्रालय तक की तो साइट हैक कर ली थी। तो ऐसे में समस्या भी बनती है, नागरिक भी भयग्रसित रहता है। तो सरकार को भी पहले अपनी सुरक्षा की व्यवस्थाएं करनी चाहिए, ताकि नागरिकों में विश्वास आए कि भाई हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं बाधाकारी ना हो, सरकार सिर्फ सरकार तक रहे और पूरी डाटा वगैरह सारा सुरक्षित रहे। तो दोनों बातें हैं, और साथ में क्या प्रमाण पत्र चाहिए वो भी स्पष्टता मिला दे। हालांकि कहा तो है किसी को भी नहीं निकाला जाएगा अनावश्यक रूप से ये, लेकिन उसको लिखित में दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो समस्याओं का निदान भी होगा। तो इसलिए हम देखते हैं सीए और एनआरसी में लेकर जो मतभेद है वो मेनली मतभेद एक तो है कि भाई सरकार तुरंत लागू करना चाहती है और कहीं ना कहीं उसको स्पष्टता नहीं दे रही है दोनों एक्टों को लेकर। जैसे सीएए में देखते हैं तो वहाँ अगर धार्मिक अल्पसंख्यक शब्द लिख दे तो समस्या नहीं है, लेकिन अब कहते हैं 6 धर्मों का नाम लेकर उसमें ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है, तो वो शंका है। फिर उसमें सबसे बड़ी सीएए में कमी है कि उसमें भाई जो तमिल लोग हैं श्रीलंका से आए उनकी चर्चा नहीं है। भाई उनकी भी चर्चा होनी चाहिए, वो कहाँ से आएंगे, उनका नाम तक नहीं है। क्या केवल नॉर्थ इंडिया तक ही संबंध रखेगा क्या ये सीए? भाई नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ इंडिया तक, साउथ इंडिया से इसको मतलब नहीं है। साउथ इंडिया के लोग तमिल लोग हैं जो श्रीलंका से आकर बसे हुए हैं, उन्हें भी नागरिकता चाहिए, तो उनका भी इसमें कोई चर्चा नहीं है। तो वो चर्चा भी होनी चाहिए कि भाई तमिलों की चर्चा भी हमारे पास हो, तब तो कहीं ना कहीं समस्या का हो। फिर रूल अभी तक नहीं बनाए हैं, रूल में स्पष्टता आएगी, रूल बनाएं शीघ्रते, उसमें स्पष्टता लाएं तो जनता में भय जो है, बाकी अल्पसंख्यक में जो भय है वो दूर हो, क्योंकि लोकतंत्र में सबकी सर्वसम्मति होना जरूरी है। ऐसे एनआरसी लेकर को लेकर भी जो मतभेद हैं उनको लेकर सरकार जो भी शंकाएं आम जनता में या विपक्ष में है, मैं कहता हूँ किसी में भी हैं, तो सरकार का कार्य है उन सबको दूर करना और इस तरीके से स्पष्टता लाना, लिखित रूप में स्पष्टता लाना, तो उससे कहीं ना कहीं जो मतभेद हैं वो दूर हो सकें और इनका लाभ आम जनता तक पहुंच सके और कहीं ना कहीं भारत का लोकतंत्र विकसित हो सके। तो नॉर्थ ईस्ट में भी जो समस्याएं हैं वो एनआरसी सीए को लेकर वो भी दूर हो सकें। तो ऐसी नीति सरकार को सार्वभौमिक लानी है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, जनता की सहमति अनिवार्य है और भारत बहुत बड़ा देश है, विविधता में एकता वाला है, सबको साथ लेकर चलना होगा, तभी भारत का विकास होगा। तो मैं मानता हूं कि आपको कुछ समझ आया होगा इसमें, और आप बार बार ये वीडियो देखेंगे तो नो डाउट कुछ समझ आएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदाई चाहता हूं, धन्यवाद। मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।